अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या हमें एक छोटे से गांव से जिसका नाम नवाज़ नूरानी है, जो कि सक्खर से चंद किलोमीटर्स की दूरी पे वाक़ है, वहाँ से ग़ुलाम हूर ने भेजा है। ग़ुलाम हूर बताते हैं कि ये वाक़या इनके साथ तकरीबन 15 साल पहले पेश आया। उन दिनों ग़ुलाम हूर अपने गांव में टैक्सी चलाया करते थे और इसी से इनका गुज़र बसर हुआ करता था। ये अक्सर अपने गांव के अतराफ ही गाड़ी चलाया करते थे, लेकिन कभी कदार गांव के मकामी वहाँ के लोकल्स को भी एक शहर से अगर दूसरे शहर जाना होता तो वो पहले से ही ग़ुलाम हूर को बता दिया करते और उनके साथ सफ़र किया करते थे। इसी तरह एक रोज़ करीब ही एक दूसरे गांव की फैमिली ने ग़ुलाम हूर से राब्ता किया और उसे कराची चलने का कहा, जिस पे हूर मान गया। उस फैमिली ने ग़ुलाम हूर को एक तारीख दी और कहा कि हम इस तारीख की रात को ही कराची के लिए निकल चलेंगे ताकि सुबह जल्द हम कराची पहुंच सकें। और इसी तरह मुकर्रर दिन के आने पे ग़ुलाम हूर अपनी गाड़ी लिए उस गांव में पहुंच जाता है और उस फैमिली को पिक कर लेता है। उस फैमिली में 4 लोग थे, 2 मियाँ बीवी और 2 उनके छोटे बच्चे। बताते हैं कि वो लोग रात के 12 बजे अपने गांव से कराची की तरफ निकल चले। उस फैमिली में जो आदमी था उसका नाम करीम था, जो कि मेरे साथ बराबर वाली सीट पे बैठा था, जबकि उसकी बीवी और दोनों बच्चे पिछली सीट पे बैठे थे। कहते हैं कि उस रात सड़क पे बिल्कुल सन्नाटा और तारीकी थी। इक्का दुक्का गाड़ियां भी नहीं दिख रही थीं, सर्दियां भी अपनी उरूज पे थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि गाड़ी के शीशे तक भी बंद थे। हम 5 लोग उस रात की तारीकी में अपने सफ़र पे रवां दवा थे। उन दिनों इतने पेट्रोल पंप्स और हाईवेज या सड़कों पे जगह जगह होटल्स या ढाबे नहीं थे और मेरा कराची आना भी काफ़ी कम होता था, और वो भी रात के इस पहर। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा खौफ भी लग रहा था। खैर, कुछ किलोमीटर्स का सफ़र तय करने के बाद तकरीबन रात के 1 बजे हम एक पेट्रोल पंप पे रुके और वहाँ से पेट्रोल भरवाया और फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। कहते हैं कि हम अभी कुछ दूर ही गए थे कि मेरे बराबर में साथ बैठा करीम और उसकी फैमिली के लोग नींद की आगोश में उतर गए और मैं सुनसान सड़क पे अंधेरे में अपनी गाड़ी चलाता रहा कि अचानक मुझे गाड़ी के साइड मिरर पे कोई काली सी चीज़ हवा में लेविटेट होती दिखाई दी। शुरू में तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन कुछ देर बाद वो चीज़ जब मुझे दोबारा नज़र आई तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या चीज़ है जो हवा में इस तरह ट्रैवल कर रही है। खैर, मैंने इस चीज़ को देखने के बाद गाड़ी की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी। आप यकीन करें, उस वक्त वो रोड, वो सड़क इतनी तारीकी में डूबी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आस पास बिल्कुल सन्नाटा था, ना कोई इंसान था और न ही कोई जानवर। हाँ, पर दूर दराज से कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती तो कभी किसी दूसरे जानवर की आवाज़ आती। अलगर्ज कि वो सड़क उस वक्त एक हैबतनाक मंजर पेश कर रही थी, लेकिन चूंकि मंजिल तक तो पहुंचना ही था तो मैं भी गाड़ी मज़ीद उस सड़क पे भगाने लगा। उस वक्त वो चीज़ जो मुझे हवा में ट्रैवल करती दिखाई दे रही थी वो नज़र आना बंद हो चुकी थी, जिसे देख के मुझे थोड़ा इत्मीनान आया। लेकिन अभी कुछ दूर आगे ही जाने पे साथ बैठे करीम की आंख खुली और उसने मुझे वॉशरूम जाने का इशारा देते हुए मुझसे कहा कि कहीं करीब किसी जगह पे गाड़ी को रोक दे ताकि वो फरागत हासिल करके आ सके। मैं उस वक्त थोड़ा परेशान भी हुआ कि रात के इस सन्नाटे में इस सुनसान सड़क पे गाड़ी किस जगह रोकूं। लेकिन फिर भी मैंने सड़क के एक कोने पे, जहाँ पे वो सड़क मुड़ रही थी, थोड़ी कर्व को जा रही थी, वहाँ पे गाड़ी लगा दी।
करीम गाड़ी से उतर के झाड़ियों के बीच जाने लगा और कुछ ही सेकंड्स में वो उन झाड़ियों के पीछे चला गया, जबकि उसकी फैमिली पीछे गाड़ी में सो रही थी। कहते हैं कि जब करीम को गए हुए 10 मिनट से ऊपर हो गए और वो ना आया, तो मुझे थोड़ी परेशानी लाहक हुई कि इस अनजान सड़क पे रात के इस पहर भला अब तक करीम क्यों नहीं आया। उस वक्त मैंने सोचा कि मैं गाड़ी से नीचे उतर के उसे ढूंढने जाऊं, लेकिन फिर उसकी फैमिली का भी ख्याल आया कि यहाँ वो अकेले ना हो जाएं, और ये सोच के मैं अपनी सीट पे बैठे शीशे से बाहर नज़र दौड़ाने लगा। बाहर बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी थी, सब कुछ बिल्कुल थैमा हुआ सा था कि अचानक मेरे बराबर वाले दरवाजे में से कुछ आवाज़ आई, जिससे मैं एकदम चौंक गया। जब मैंने देखा तो करीम बाहर खड़ा होता है और मुझसे गाड़ी को अनलॉक करने को कहता है, जिसे मैं उसके उतरने के बाद दोबारा लॉक कर चुका होता हूँ। खैर, उसके बैठने पे हम एक बार फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। उस वक्त रात के कुछ 3 बज चुके होते हैं। मैं पूरे ध्यान से गाड़ी चला रहा होता हूँ और करीम मेरे बराबर में बैठे बिल्कुल टमटमाती आंखों से खामोशी से सड़क को ही देखे जा रहा होता है, जिससे मुझे काफ़ी हैरत होती है कि अचानक इसे क्या हो गया। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपकी तबीयत तो ठीक है, तो उस पर उसका कोई जवाब नहीं आता और वो उसी पोजीशन में अपनी नज़रें सड़क पे ही जमाए रखता है। मैं एक बार फिर उससे पूछता हूँ कि भाई साहब आप ठीक तो हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, लेकिन एक बार फिर उसका कोई जवाब नहीं आता। मुझे बड़ी हैरानी होती है और इसी हैरानी के पेश नज़र मैं एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े अपने दूसरे हाथ से उसे हिलाता हूँ कि भाई सब ठीक है ना, जिस पे वो बिल्कुल चौंक सा जाता है और मुझे बिना कुछ कहे अपना सर हामी भर कर हिलाता है। उस वक्त मुझे उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं ये सोच के बात को नज़रअंदाज कर देता हूँ कि शायद ये अभी सो कर उठा है या मज़ीद नींद में है, और ये सोच के मैं गाड़ी चलाने लग जाता हूँ। अभी हम कुछ मज़ीद 400 या 500 मीटर से आगे गए थे कि मेरी नज़र करीम पे पड़ी, तो मैं उसे देख के दंग रह गया। मैंने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो रही हैं, यहाँ तक कि उसकी पूरी आई बॉल्स रेड हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में से शोले निकल रहे हैं, और उस वक्त उसके हाथ और मुंह अजीब तरह से कांप रहे थे। वो सीट पे बैठा अजीब और गरीब तरह से बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उसे जकड़ रही हो। बिलाल, मैं बिल्कुल उसके बराबर में बैठा कभी उसकी ये कैफियत देखता तो कभी सड़क पे देख के गाड़ी चलाता। वो मेरे बिल्कुल बराबर में बैठा था और उसकी ये हालत देखकर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कांपते हुए हाथों से गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़कर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दिल ही दिल में कुछ ना कुछ पढ़े ही जा रहा था। ये मनाजिर अभी चल ही रहे थे कि अचानक मेरी गाड़ी हिचकोले खा के बंद हो गई। मैंने सेल्फ मार के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। इसी दौरान करीम की फैमिली भी उठ गई और जब उन्होंने करीम से बात करना चाहा तो करीम उनकी किसी बात का जवाब तक नहीं दे रहा था, हत्ता कि वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं उस वक्त गाड़ी के बोनेट खोले गाड़ी का मुआयना कर रहा था और अंदर से उन लोगों की बातें भी सुन रहा था। अभी मैं गाड़ी का मुआयना कर ही रहा था कि मुझे एकदम पीछे से किसी की आहट हुई। मैं पीछे मुड़ा और देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी ठीक करते वक्त मुसलसल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे मेरे आसपास तो मौजूद है। और फिर अचानक किसी ने मुझे गैर मुतवक्को तौर पे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। कहते हैं कि वो थप्पड़ इतनी ज़ोर का था कि मेरा चेहरा लाल सुर्ख हो गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वहाँ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था।
मैं उस वक्त इतना डर चुका था कि मैं फौरन आके गाड़ी में बैठ गया और एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो खुशकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जब बराबर में मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ करीम मौजूद नहीं था। मैंने उसकी फैमिली से पूछा कि वो कहाँ गया, जिस पे उन्होंने बताया कि वो अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। हमने उनसे जब बारहा उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो वो गाड़ी से उतर के पीछे की जानिब चले गए और ये कहकर उसकी फैमिली रोने लग गई, जिस पे मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। मुझे उस वक्त डर भी काफ़ी लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से डरता डरता बाहर निकला। मैं अभी उतरा ही था कि अचानक बादल गरजना स्टार्ट हुए और तेज बारिश शुरू हो गई। बिलाल, उस ठंड के मौसम में इस बारिश ने सर्दी को दुबाला कर दिया था। खैर, मैंने करीम को ढूंढना शुरू किया। पहले तो मैंने गाड़ी के चारों अतराफ नज़र घुमाई, लेकिन मुझे वहाँ कहीं भी करीम नहीं दिखा। तो मैंने झाड़ियों की तरफ जाने का सोचा। मैं उस सुनसान सड़क पे रात के अंधेरे में तनो तन्हा गरजते बादल और ठंडी बरसती बारिश में उन जंगली झाड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। और जब मैं वहाँ पहुँचा और जो उस वक्त मेरी आंखों ने वहाँ देखा, उसे देख के मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने देखा कि झाड़ियों के बीच एक कच्ची ज़मीन है। वहाँ पे चंद बिल्कुल छोटे कद के बौने, जिनकी हाइट बमुश्किल 3 फीट होगी, उन्होंने करीम को घेरा हुआ है। और करीम जिस तरह बिल्लियाँ चलती हैं चारों पैरों से, उसी तरह वो उनके बीच कभी एक कोने में जाता तो कभी दूसरे कोने पे। ये सारे मनाजिर मैं झाड़ियों से छुप के देख रहा था। लेकिन मुझे मज़ीद हैरत उस वक्त हुई जब मैंने देखा कि वो सारे बौने एक साथ पलक झपकते ही हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे वो वहाँ थे ही नहीं। और उस वक्त करीम हैरत अंगेज तौर पे बिल्लियों की तरह चलता हुआ पास एक ऊंचे से पेड़ पर जैसे कोई जानवर छलांग लगाकर चढ़ता है वैसे ही चढ़ गया। मैं पहले से ही डरा हुआ था, लेकिन ये सारे मनाजिर देखकर मेरे डर में मजीद इजाफा हो गया। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया और उस पेड़ की तरफ ये सोच के चला गया कि शायद करीम मेरी बात मान ले और हम इसे किसी हॉस्पिटल में दिखा दें कि शायद इसकी तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ करीम के बजाय एक काली बिल्ली, जो मामूली बिल्लियों से साइज और कद में काफ़ी बड़ी थी, बैठे मुझे खौफनाक तरह से घूर रही थी। ये देख के मैं वहाँ से उल्टे पैर भागा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। मैंने करीम की फैमिली से कहा कि करीम मुझे कहीं नहीं मिला, हम उसे मज़ीद ढूंढते हैं। ये कह के हम थोड़े आगे ही गए थे कि सड़क के एक कोने पे पुलिस की नफरी दिखाई दी। उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका, मुझसे मेरा नाम पूछा और गाड़ी का नंबर देखा तो मुझे कहा कि हमें पीछे से कंप्लेन की गई है कि तुम एक बंदे को पीछे छोड़कर उसकी फैमिली को लेकर फरार हो गए हो। जिस पे मुझे काफ़ी ताजुब हुआ कि इस तरह की कंप्लेन आखिर कौन कर सकता है। मैंने उनसे कहा कि सर, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंप्लेन आखिर कौन और क्यों करेगा। तो उस पे उस पुलिस वाले ने कहा कि कंप्लेन करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद करीम ही है। और ये कह के वो मुझे मेरी गाड़ी समेत करीब ही किसी गांव के थाने ले गए। साथ करीम की फैमिली भी थी, लेकिन उस वक्त उनसे कोई तफ्तीशी कार्रवाई नहीं की गई थी। चंद घंटे बाद करीम भी एक पुलिस वाले के साथ हमारे थाने में दाखिल हो गया। करीम ने मुझे देखते ही उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर दी और मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं चंद मिनटों में फारिग होकर आता हूँ और तुम वहाँ से मेरी फैमिली, जो उस वक्त तुम्हारी गाड़ी में सो रही थी, उसे लेकर भाग गए। बिलाल, उस वक्त मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपनी फैमिली से पूछ लें।
اس بات کے پیش نظر جب اس کی فیملی کو بلایا گیا اور انہوں نے سب کچھ بالکل ٹھیک طرح شروع سے بتایا تو کریم سمیت ان سارے پولیس والوں کو بھی حیرانی ہوئی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن خیر اللہ اللہ کر کے میں اس تھانے سے نکلا. کریم کی فیملی نے بقایا سفر میرے ساتھ ہی طے کیا. میں نے انہیں ان کی منزل پہ چھوڑا اور واپسی اپنے گاؤں کی طرف لوٹ آیا. بلال ان سب معاملات میں مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر کریم اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا تو وہ جو ہمارے ساتھ کریم کی شکل میں تھا وہ کون تھا. اس کی مشکوک حرکتیں اور ایک مخصوص پوائنٹ پہ ان بونوں کا دکھنا، یہ سب کیا تھا؟ اور وہ پلی جو درخت پہ تھی وہ کون سی مخلوق تھی؟ یہ سب مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ یہ جن تھے یا پھر کوئی اور مخلوق؟ ان سارے سوالوں کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا. So that was an interesting story جو ہم سے غلام نور نے نواز نورانی نامی ایک چھوٹے سے گاؤں سے شیئر کی. دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میں ایک بار پھر ایسے ہی پراسرار کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں گا. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.